आपको मालूम है कि ये लफ्ज़ आया शीतल और ज़रक के नाम से ये पहले स्टार्ट हुआ। ये शादीशुदा ये जो जोड़ा था, ये इनकी आपस में शादी नहीं हुई थी, अलबत्ता इनकी अपनी-अपनी शादियाँ मौजूद थे। आपकी स्टोरी के मुताबिक ये शादीशुदा जोड़ा नहीं था। लोगों ने इसे सोशल मीडिया पे कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर आपको पता है एआई का दौर है, ग्रूक और चैट जीपीटी और ये वो सबको मिला के तस्वीरें जनरेट करवा कर इस स्टोरी को जो है वो फैलाया गया। ये शादीशुदा ये जो जोड़ा था, ये इनकी आपस में शादी नहीं हुई थी, अलबत्ता इनकी अपनी-अपनी शादियाँ मौजूद थे। 2021 में 457, 2022 में 384, 2023 में 400 और अब अगर मैं आपको 2025 का डेटा बताऊँ तो ये तकरीबन 380 से 400 तक ये पहुँचे। ये मर्द और ख़वातीन मिला के लेकिन इसमें 90% ख़वातीन हैं, 10% जो है वो मर्द हैं। हम ही तो हैं वो जो ये तय करेंगे कि इनके जिस्मों पर किसका हक है, कि किससे इनके निकाह होंगे। ये कौन होती हैं? अपनी मर्जी का रंग पहने, स्कूल जाएं, हमें पढ़ाएं, हमें बताएं कि इनका रब भी वही है जिसने हमें बनाया। बराबरी के सबक सिखाएं। ये लौंडियां हैं, हमारे पैरों की जूतियां हैं। ये कौन होती हैं अपनी मर्जी से जीने वाली, जो हुक्मरानों की बात टाले, जो अपने भाई से हिस्सा मांगे, जो शोहरा को खुदा न समझे, जो कदरे मुश्किल सवाल पूछे, जो अपनी मेहनत का बदला मांगे, जो आजरा से ज़बां लड़ाए, जो अपने जिस्मों पर हक जताए। वो बेहया है, वो बेहया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अस्मा नवाज और स्पेशल पॉडकास्ट के साथ इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ। गुज़िश्ता 2-4 रोज़ से एक बड़ी ख़बर सोशल मीडिया पे भी वायरल है और पूरे पाकिस्तान की मीडिया में वायरल है। बलूचिस्तान में एक शादीशुदा जोड़े के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उनको बहुत ज़्यादा 20-25 लोगों के दरमियान सरेआम कत्ल किया गया और इसका कत्ल का नाम गैरत दिया गया। गैरत को औरत और मर्द के साथ मुंसलिक कर कत्ल कर देना कहाँ का इंसाफ है? कौन सा माशरा इसका हक देता है? ये रियासत, ये अदालतें, ये इदारे क्या खामोश हैं? सोशल मीडिया पे एक खबर फैलती है और उसके बाद रियासत भी हरकत में आती है, इदारे भी हरकत में आते हैं। लेकिन हमने शायद इस स्टोरी की एक वन साइडेड चीज़ देखी। इस खबर ने जैसे ही फैलने से सब लोगों को घेरा, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी जो कि बलूचिस्तान से, कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं, सबसे पहले उन्होंने इसके असल हक़ाइक़ ब्रेक किए। फ़रीद काकर साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रीद। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया थैंक यू सो मच। और आपने जो ब्रेकिंग न्यूज़ दी और पूरी स्टोरी आपने ब्रेक की, उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने जो हक़ाइक़ लोगों के सामने रखे, एज़ इट इज़ वही हक़ाइक़ जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी लोगों के सामने रखे। एक दफ़ा तो आप इस पे सारी बात कर चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पॉडकास्ट में भी आप बताएंगे। लोगों की एकतरफ़ा कहानी तो हम सभी देख रहे हैं कि शादीशुदा जोड़ा था, उसको कत्ल किया गया और किसी सूरत भी कत्ल को जो है वो हम डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन इसके पसे पुष्ट हकीकत क्या थी? आपकी स्टोरी के मुताबिक ये शादीशुदा जोड़ा नहीं था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच अस्मा फॉर इनवाइटिंग मी। एक तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोग रिसर्च नहीं करते, सोशल मीडिया के ऊपर जो बात फैल जाती है लोग उसे कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको मालूम है कि ये लफ्ज़ आया शीतल और ज़रक के नाम से ये पहले स्टार्ट हुआ। ये पूरी कहानी शुरू हुई कि शीतल और ज़रक को जो है वो पसंद की शादी करने पे जो है वो कत्ल कर दिया गया गैरत के नाम के ऊपर। मैंने सोचा ज़रा इसके ऊपर रिसर्च कर लूँ, फिर मैंने ज़ाहिर-सी बात है मैं चूँकि बलूचिस्तान से हूँ, तो ऑल्दो आई एम फ्रॉम पश्तून बेल्ट, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है आपके सोर्सेज़ होते हैं, तो हमने जाके ग्राउंड रियलिटीज़ चेक की तो वो कुछ ऐसी नहीं थी जो जो बताया जा रहा था। ये शीतल नाम जो है ये ज़रक मीर एक राइटर हैं, बलोच नावल निगार हैं, अफ़साना निगार हैं। वो अपनी कहानियों में अमूमन ये लिखते हैं कि ज़रक तो वो खुद है, उनका नाम ज़रक मीर है, शीतल वो एक अफ़सानवी किरदार। करैक्टर है जो उन्होंने बनाया हुआ है। तो उन्होंने उनको इस स्टोरी का पता था लेकिन वो इस पूरी स्टोरी को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने शीतल और ज़रक के नाम से म म मज़मून मानी अल्फ़ाज़ में ये पूरी कहानी बता दी थी जी। कैसे मारा गया। लोगों ने इसे सोशल मीडिया पे कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर आपको पता है एआई का दौर है, ग्रूक और चैट जीपीटी और ये वो सबको मिला के तस्वीरें जनरेट करवा कर इस स्टोरी को जो है वो फैलाया गया।
हमने कहा ज़रा हक़ाइक़ को देखा जाए, फिर हमने ज़ाहिर-सी बात है ग्राउंड चेक करने के बाद हमें पता चला कि ऐसा नहीं था जो सोशल मीडिया पे वन साइडेड स्टोरी बताई जा रही थी। ये शादीशुदा ये जो जोड़ा था, ये इनकी आपस में शादी नहीं हुई थी, अलबत्ता इनकी अपनी-अपनी शादियाँ मौजूद थे। मकसद इनका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है, मकसद इस अमल को दुरुस्त साबित करना नहीं है, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कि रियलिटी चेक होना चाहिए, फैक्ट चेक होना चाहिए और लोगों के सामने हक़ाइक़ रखने चाहिए। ये खातून जिसका नाम मैंने जो उनका रुकिए ओरिजिनल आप नाम है, उनका नाम बानो है। और ये बेसिकली क्वेटा से जब हम चलते हैं तकरीबन ये 40-45 किलोमीटर कोयटा के मज़ाफ़ात में इलाका है। ये यहाँ पे इनकी रिहाइश है, सातकज़ई कास्ट यहाँ पे रहती हैं, ये बलोच बरोवी हैं। ये इनकी शादी हुई थी, नूरुल्लाह नामी एक शख़्स है जिनके साथ इनकी शादी हुई है। इनकी शादी को लगभग 18-19 साल हो चुके हैं, क्योंकि इनके जो बड़े बेटे हैं, जो इनके पहले बेटे हैं, उनकी एज 17 साल है, दूसरे बेटे की एज 15 साल है, फिर 14 साल है एंड देन कोई 12 साल का एक बच्चा है, फिर एक इनकी बेटी है। तो ये इनके 5 बच्चे हैं। ठीक। जो खातून है जिनका नाम बानो है। नूर नूर उनका नाम है, नूर बानो उनका नाम है, बानो बानो कुछ लोग शीतल बानो कहते हैं, बहरहाल बानो उनका नाम है। उनकी शादी हुई है नूरुल्लाह से, जो कि दोनों इनके कास्ट जो है वो सातकज़ई हैं, ये बलोच हैं। ये खातून जो है, स्टोरी कुछ यूँ है, जो हमने वहाँ पे ग्राउंड चेक रियलिटी की देखी है, वहाँ पे लोगों से जो पूछा है, कबायली लोग ये कहते हैं कि ये खातून जो है, ये एहसानुल्लाह के साथ इनका ताल्लुक था। शादी के बाद? शादी तो ज़ाहिर-सी बात है इनके अपने शौहर के साथ हुई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर था। जी। जो एक लड़का है एहसानुल्लाह, इनके साथ इनका ताल्लुक था। एहसानुल्लाह जो है वो भी ज़ाहिर-सी बात है बलूचिस्तान का ही रहने वाला है। और इनकी शादी हुई थी, इनकी शादी तो नूरुल्लाह से हुई है, इनका ताल्लुक एहसानुल्लाह के साथ, और ये भागी हैं घर से। कोई 3 महीने तक ये गायब रही हैं अपने घर से। ठीक। ये 3 महीने तक अपने घर से गायब रही हैं, और फिर जाकर इनकी कोई आपस में लड़ाई हुई है। जब ये आपस में लड़े हैं तो ये वापस आई है अपने शौहर के घर, यानी नूरुल्लाह के घर आई है। एहसान को छोड़कर ये वापस अपने शौहर नूर के घर आई है। यहाँ पे जब ये आई है तो इन्होंने आपस में मामला जो है वो सुलझा दिया था। ठीक। शौहर इस मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए इनको शहर से बाहर लेकर गए कि कुछ दिन हम बाहर रहेंगे। भाई मेरी बीवी ने कुरान उठा लिया, बीवी ने आके कुरान पे हल्फ़ लिया कि मैंने कोई जिनसी ताल्लुक नहीं रखा है एहसानुल्लाह के साथ। ठीक। ये उसने अपने शौहर को शौहर आके के साथ बताया, साथ ठीक। बावजूद इसके कि वो 3 महीने अपने इलाके से बाहर रही उस बंदे के साथ। तो उसने कुरान पे हल्फ़ लिया कि मैंने उसके साथ कोई जिनसी ताल्लुक नहीं रखा है, मैं उसके साथ गई थी, या जो भी वजूहात थी, बहरहाल वो अपने शौहर को मुतमईन कर गई। शौहर इस मामले को मिटाने के लिए क्वेटा से बाहर गया, लेकिन जब वो वापस आया तो देखा कि एहसानुल्लाह एक बार फिर इनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, एंड कुछ सोशल मीडिया की वीडियोज़ जो हैं उनके पास थी, टिकटॉक और कुछ नाज़ेबा वीडियोज़ की भी बातें चल रही हैं कि वो उनके पास मौजूद थी, और वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, लड़की को भी, इस खातून को भी और उसके शौहर को भी। और जब ये ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त से ऊपर होती गई तो फिर एक जरगा बुलाया गया। इस जरगे की सरबराही जो है वो सरदार पकड़े गए हैं, सरदार सातकज़ई जो हैं, उनको जो है वो पकड़ा गया। फिर उन्होंने जरगा बुलाया, जो जरगे में जाके शौहर का मौक़िफ़ ये कि चूँकि मेरी बीवी जो है वो कुरान पे हल्फ़ ले चुकी है, मैं लिहाज़ा मैं इस मामले को ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन चूँकि एहसानुल्लाह बार-बार गाँव आ रहा था, तो फिर ईद से 1 दिन कबल एहसानुल्लाह एक बार फिर इस गाँव आया, वो फिर मिलना चाह रहा था इस खातून से, और लोगों ने उसे पकड़ा, और फिर ये फ़ैसला किया गया कि इनको जो है वो गोली मार के कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये अब जो है वो ज़िना काबिल का बर्दाश्त नहीं है और इस्लामी रवायत के मुताबिक भी संसार करना होता है। लेकिन क्या आप नहीं समझते फ़रीद कि इस मॉडर्न दौर में इन दोनों कबाइल को इदारों से राब्ता करना चाहिए था? वहाँ पे पुलिस है, थाना कचहरी है, इनको जेल करना चाहिए था या पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था? ये खुद से फ़ैसला करने का इख्तियार क्यों दिया गया? देखें, नो डाउट पाकिस्तान में कानून मौजूद है, लेकिन यहाँ जो कबायली रवायात हैं वो बहुत पुराने हैं। वो आपको पता है पाकिस्तान को बने हुए तो 78 79 या 80 ईयर्स मैक्सिमम अब होने वाले हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, इनकी इनके रवायात, इनकी कबायली जो सिस्टम है, तौर तरीके हैं, ये 300-400 सालों से चल रहे हैं। आप इमीडिएटली उसको पूरे तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको जस्टिफ़ाई कर रहा हूँ कि ये दुरुस्त हो रहा है। ये एक गैप मौजूद है कानून साज़ी में भी, कि कानून भी जो है वो इसके ऊपर कोई इतना सख्त नहीं है जितना ये बड़ा जुर्म हमारे माशरे में समझा जाता है। कुछ टैबूज़ भी होते हैं, बज़ाहिर तो कानूनन ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन हमारे माशरती अखलाकियात के मुताबिक, जो इस्लामिक टीचिंग है उनके मुताबिक और कबायली रवायत के मुताबिक ये बहुत बड़ा
जुर्म तस्वुर किया जाता है। और ये जिस इलाके की मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ पे सरकारी जो रिट है वो अनफॉर्चुनेटली उतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे लोग कबायली सिस्टम ही के ज़रिए इन मामलात को हल करते हैं। आपने देखा है कि बारहा ये जितने भी कबायली इलाके हैं, वहाँ पे पुलिस या गवर्नमेंट की जो सिस्टम है उनको इतना ज़्यादा वो नहीं किया जाता। तो फिर आपको मालूम है अदालतों का निज़ाम लेकिन जो है वो बाबर साहब, इनको बेदखल भी किया जा सकता था, ये भी बहुत बड़ी सज़ा होती है अगर अपने कबीले से उनको निकाल दिया जाए, शौहर समेत बानो को भी निकाला जा सकता था और एहसानुल्लाह को भी, यानी कोई अल्टरनेट वे भी तो निकाला जा सकता। मैं मेरी इत्तलात के मुताबिक जो इसके भाई हैं, लड़की के बानो के भाई जिनका नाम जल्लाल है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है वो सख्ती कर रहे थे, बावजूद इसके कि उसके शौहर उसको माफ़ कर रहे थे। लेकिन जो उसके भाई हैं उन्होंने ये कहा कि ये मेरी गैरत का मामला है कि मेरी बहन जो है वो ये जो पूरा वाक़या हुआ है इसमें मुलविस रही है, लिहाज़ा अब मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाज़ा यानी भा फैमिली इन्वॉल्वमेंट के साथ जो सरदार हैं उन्होंने फैसला किया है। जी, जी, ज़ाहिर-सी बात है। मैंने आपको कहा कि ये जब लाए हैं, ये कत्ल करने में जलाल ने बाकायदा गोली चलाई है, जो उसके भाई हैं, चलाई गोली भाई ने। अच्छा, बानो के सगे भाई ने गोली जी, चलाई जी, है। बानो ओके, के सरदार भाई तो साहब हैं, की जनाब नहीं, फायरिंग नहीं, हुई। सरदार ने तो एक फ़ैसला दिया कि ये ठीक। गए हैं सरदार के पास, सरदार शहबाज़ के पास ये गए हैं कि ये मसला है। शहबाज़ ने कहा कि देखें अगर ये नहीं रुक रहे हैं, देन द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ कि आप इनको कत्ल कर दें हुँ, या आप इनको सज़ा दे दें। जैसे आप अदालतें सज़ा देती है कि आप इनको फांसी दे दें, आप ठीक। इनको कत्ल कर दें, यही होता है। वो बिल्कुल, ज़रा-ज़रा थोड़ा-सा फ़ॉर्मल वे में, ये ज़रा इनफ़ॉर्मल वे में, इन्फॉर्मल में। अदालतें भी तो यही फ़ैसला देती है ठीक। कि इनको फांसी दे दी जाए, उम्र कैद सज़ा दी जाए। इन्होंने भी यही फ़ैसला दिया, लेकिन जिस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करवाया गया, दैट एग्ज़ीक्यूशन वाज़ नॉट राइट एंड मेरे ख़्याल में उनके पास लेजिटिमेट राइट नहीं था कि वो किसी की ज़िंदगी ख़त्म लेकिन करें। देखिए, शायद इसके लिए अपने अपने जो रवायात के मुताबिक उन्होंने ये इसीलिए स्टेप उठाया कि आइंदा आने वाली नस्लें इसको सबक आमूज़ समझें और ऐसी कोई खातून या ऐसा कोई मर्द उनकी रवायात को और इस्लामी रवायात को ख़राब ना करे। हम बिल्कुल भी इसके हक़ में नहीं है कि एक शादीशुदा औरत अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर रखती है, तो उसको आज़ादी दी जाए और उसको बिल्कुल गो अहेड दे दिया जाए ताकि वो अपने घर को भी ना देखे और बाहर। लेकिन इसके साथ-साथ हम ये भी देखते हैं फ़रीद साहब कि अगर हमने इस तरह की रवायात को बढ़-चढ़ कर सामने मंज़र पे लेकर आए, तो इससे आपके जो लोग हैं या लड़कियाँ हैं या लड़के हैं वो बागी भी हो सकते हैं। इसके लिए आप बेहतर नहीं समझते कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा एनहांस किया जाए, वहाँ पे लोगों की तालीम और तरबियत और सोच की तब्दीली पे काम किया जाए? देखें, पहली बात तो ये है कि जो दुनिया भर में चूँकि क्रिमिनोलॉजी ये कहती है कि कैपिटल पनिशमेंट का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि लोगों को डराया जाए, ताकि वो आइंदा ऐसा स्टेप ना लें। जैसे आप लोग आपको मालूम है कि हमारी जो ब्रिटिश लॉ है, उसके मुताबिक लोगों को एग्ज़ीक्यूट करवाया जाता है फांसी गार्ड पे। हुँ, अब ये कोई अच्छा अमल तो नहीं है कि आप एक इंसान को इंसानों के सामने फांसी गार्ड पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ एक लोगों के सामने एक मिसाल बनाई जाती है कि अगर कोई ये अमल करेगा तो उसका ये नतीजा हो सकता है। ठीक। बट मुझे ये लगता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, कवानीन की कमी है और कवानीन से ज़्यादा उनकी एग्ज़ीक्यूशन की कमी है। ये बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पे एनजीओ सेक्टर और जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो किसी हद तक काम कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की रिट हमें इस मामले के ऊपर दिखाई नहीं दे रही। आप जो इसके ऊपर मुझसे आप पूछेंगी कि ये मेरे पास कुछ डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर जी, करना चाह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में कितने केसेस सामने आए हैं और उसमें कितने लोगों को सज़ाएँ दी जा चुकी है। जब आप वो सज़ाएँ और वो केसेस सुनेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, वो कितनी सीरियस है इस मामले के। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप शेयर करें कि गैरत के नाम पर कितने लोगों को इस वक़्त कत्ल किया जा चुका है, उसमें ख़वातीन की कितनी तादाद है, मर्दों की कितनी तादाद है। लेकिन एक सिनेरियो ये भी क्रिएट किया जा रहा है, जब ये खबर वायरल हुई तो बार-बार बानो की बहादुरी के किस्से जो है गढ़े जा रहे थे कि वो औरत बड़ी जुर्रत से, बड़ी निडर हो के इतने मर्दों के दरमियान, और उसने सिर्फ़ कहा कि गोली चलाने की इजाज़त है। और बहुत सारी एनजीओज़, फेमिनिस्ट ख़वातीन ने खातून के कत्ल को लेकर वायरल होने के लिए भी और व्यूज़ लेने के लिए भी बहुत बातें की। लेकिन एक मर्द की भी जान ली गई और उसके बारे में बात करने के लिए बहुत पीछे से कोई एक आवाज़ उठी ये कि एक बहुत मर्द। बड़ा सवाल है जो आपने कर दिया है। कत्ल सिर्फ़ बानो नहीं हुई है, एहसानुल्लाह भी हुआ और एहसानुल्लाह को ज़्यादा गोलियाँ लगी हैं और बहुत नाज़ुक दर्द अज़ा के ऊपर बेदर्दी से मारा गया। पे। इनको तो सिर्फ़ पीछे जाके इनको खड़ा करके गोलियाँ मारी गई, हुँ। जबकि वो एहसानुल्लाह को आँखों में गोलियाँ मारी गई, उनके जिस्म में उनसे ज़्यादा गोलियाँ मारी गई हैं। लिहाज़ा ये बड़ी अनफ़ॉर्चुनेट सी बात है। ये सो कॉल्ड जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, वो ये समझते हैं कि सिर्फ़ खातून के मसले को देखें, मज़लूम दोनों हैं।
जी, चाहे एहसानुल्लाह है वो भी मज़लूम है, चाहे वो बानो है। बानो है वो भी मज़लूम है। मज़लूम बाय दिस वे कि इनको कत्ल करने का हक उन लोगों के पास नहीं है। ये दे शुड गो टू द गवर्नमेंट, ये स्टेट है, इदारे हैं, रियासत है। ऐसे अगर हर बंदा फैसले देने लगेगा तो फिर मेरे ख़्याल में मसाइल पैदा होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सो कॉल्ड लिबरल माफिया है या जो फेमिनिस्ट लिबरल्स हैं, उन्होंने सिर्फ इस मौजू के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देने की कोशिश की और एहसानुल्लाह बेचारे जो हैं वो बिल्कुल गुम हो गए इस पूरे मामले बस ये एक देख लेना 2 तरह का तबका है। एक तरफ सिर्फ ख़वातीन को समझा जाता है कि गैरत के नाम पे मारने से आपके सारे मामलात बेहतर हो जाएँगे। दूसरे एक तरफ फ़ेमिनिस्ट हैं कि वो ख़ातून की इस चीज़ को कैश करवाते हैं, उसको मज़लूमियत का पर्दा डाल के। आप हमारे साथ कुछ हक़ाइक़ शेयर करना चाह रहे थे कि कौन से फैक्ट्स एंड फ़िगर्स हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 सालों में क्या-क्या इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं और किस हद तक इन केसेज़ में कुछ फ़ैसले भी आए या अपने तौर पे लोगों ने इंसाफ़ हासिल करने के लिए खुद से ही फ़ैसले किए हैं? देखिए मैं आपको पिछले 5 साल का डेटा बताता हूँ। मैंने ये कुछ डेटा निकाला है। मैंने कहा चूँकि टॉपिक ऐसा है ह्यूमन राइट्स का है और यहाँ पे ऑनर किलिंग का है, तो मैंने कहा ज़रा इसके ऊपर कुछ रिसर्च की जाए। तो 2020 में 430 केसेस रिपोर्ट हुए ओवरऑल पाकिस्तान में। ये जो हॉनर किलिंग है इसके, ये अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 430 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। 2021 में 457, 2022 में 384, 2023 में 400 और अब अगर मैं आपको 2025 का डेटा बताऊँ तो ये तकरीबन 380 से 400 तक ये लोग जो मर्दों हैं ह वो, ये मर्द ख़वातीन और दोनों। ख़वातीन मिला के, लेकिन इसमें 90% ख़वातीन हैं, 10% जो है वो मर्द हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें कितने लोगों को, ये किस-किस डिस्ट्रिक्ट में, किस प्रोविंस में इसकी रेशो ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली जो कि पंजाब है वो बहुत पढ़ा-लिखा है एज़ कम्पेयर टू बाकी सूबों के, लेकिन वहाँ पे इसकी रेशो जो है वो 55% है। हॉनर किलिंग की रेशो पंजाब में 55% है, सिंध में 25% है, केपी में 15% है, जबकि बलूचिस्तान में सिर्फ 5% है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा जो है वो सोशल मीडिया इंकशाफ है पर फिर तो। वो है। पंजाब में 55%। 55% जो हॉनर किलिंग है वो पंजाब में हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक बलूचिस्तान के बारे में एक नैरेटिव शेयर जी, किया जा रहा है कि ये यहाँ पे परसों फ़िरसुदा रवायात है और इतनी बहालत है और लोग अच्छा है। कबायली इतने, बावजूद इसके कि इतने कबायली सिस्टम में बलूचिस्तान में हॉनर किलिंग की तादाद सिर्फ 5% है। सच है। 55% जो है वो पंजाब में है, 25% सिंध में। और आपको ये बता दूँ, बलूचिस्तान में जो ये 5% है, ये मोस्टली उन इलाकों में हैं जो सिंध के साथ जिनके बॉर्डर हैं, जिनमें जी। झलमक्सी, ये जाफराबाद, नसीराबाद, यहाँ पे इनकी रेशो ज़्यादा है। वैसे शादो नादिर बाकी डिस्ट्रिक्ट में काकर भी साहब आपने बहुत अच्छा छोटी-छोटी डाटा हमारे वो साथ शेयर है। किया और ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि बलूचिस्तान में सिर्फ 5% जो है वो ऑनर किलिंग्स हैं। वक़्त की कमी है, ये टॉपिक तो इतना लेंथी है कि हम इस जी, पे मज़ीद भी बात करेंगे, आपको फिर किसी दिन ज़हमत देंगे। ऑनर किलिंग के साथ-साथ ये जो तौहीन रसालत की आजकल किलिंग्स के ऊपर लोग जा रहे हैं, झूठे इल्ज़ामात हैं और टिकटॉक और सोशल मीडिया का जो एक गलत इस्तेमाल है, इस पे भी हम किसी दिन आपको ज़हमत देंगे। आप ज़रूर वक़्त निकालिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग। व्यूअर्स आप देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हर तरह का टॉपिक हमारे इस पॉडकास्ट में शेयर हो सकता है। अगर आपके यहाँ कोई स्टोरी है तो आप ज़रूर भेजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।